उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार जब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कैबिनेट से अनुमति मांगी है। यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह गौरव की बात नहीं है, यह पहली बार उत्तराखंड देवभूमि में ऐसा हुआ है कि विजिलेंस कह रहा है कैबिनेट से कि अनुमति दीजिए, मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। और मामला भी बेहद गंभीर, आय से अधिक संपत्ति का मामला। अब इस मामले पर 19 अक्टूबर की तारीख तय है जब कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले विजिलेंस कोर्ट को धामी सरकार के फैसले का इंतजार है। धामी सरकार को 8 अक्टूबर से पहले इस मामले पर फैसला लेना है, यानी काउंटडाउन शुरू है। और फिर इसके बाद ही 19 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मामला बेहद गंभीर है। सरकार फैसला ले तो ले क्या? आरोप मंत्री पर है और वो भी भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति के। एडवोकेट विकेश नेगी, उन्होंने स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ याचिका दायर की थी, मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। उसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। तो ऐसे में कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अब क्या रुख लेगा, लेकिन उससे पहले सवाल यह कि आखिरकार धामी सरकार क्या फैसला लेगी अपने मंत्री को लेकर, यह संशय बना हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार के लिए सिरदर्द उन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की 1.25 करोड़ की आवाम सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल पर नजरें गड़ाए बैठी है, जिनके द्वारा 8 अक्टूबर तक मंत्री के खिलाफ मुकदमा या कार्रवाई करने को लेकर विजिलेंस को अपनी राय देनी है। धामी सरकार के लिए चिंता इस बात की भी है कि अगर मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और दोषी को बचाने के आरोप लगेंगे, जो कि सरकार की अपनी ही जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ होगा। और अगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति दी जाती है तो फिर सरकार पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि जो लोग अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, कार्रवाई करने के लिए जिन्हें जनता ने चुना था, आज वही नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं और अपनी ही संपत्ति को जुटाने में लगे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकास नीति ने भी विजिलेंस को मंत्री के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी दस्तावेज दिए हैं और कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी दल भी धामी सरकार से अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि धामी सरकार के सामने धर्म संकट खड़ा हो चुका है। सरकार जिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना चाहती है, उसमें बाधा उन्हीं के मंत्री बन रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ विपक्षी दल आग बबूला नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है ताकि मंत्री को बचाया जा सके, जबकि मंत्री के खिलाफ जांच एजेंसी विजिलेंस को पूरे सबूत दिए जा चुके हैं। जबकि बीजेपी संगठन की तरफ से लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। यह प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए कोई टिप्पणी करना माननीय न्यायालय की अवमानना करना होगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर निर्णय लेने का सवाल है, तो अभी माननीय न्यायालय ने जो 8 अक्टूबर तक का समय दिया है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार काम करेंगे। बाकी जांच के मामले में स्थिति स्पष्ट है कि जांच से सरकार पीछे कतई नहीं हट रही है। तो पूरा प्रदेश टकटकी बांध कर
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी कैबिनेट की ओर देख रहा है। मात्र एक हफ्ता रह गया है, हम बिल्कुल बेसब्रे नहीं हो रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि नाई नाई सर में कितने बाल। ऐसे में धामी जी की कलई खुल जाएगी कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात, राजनीतिक शुचिता की बात, पारदर्शिता की बात, ये सारी बातें जो वो करते हैं उसको अमल में भी लाते हैं या सिर्फ हवाई जुमले हैं। गणेश जोशी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है, जिसके लिए कोर्ट ने विजिलेंस विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। विजिलेंस विभाग ने 3 महीने का समय धामी सरकार को दिया था। 8 अक्टूबर उसकी आखिरी तारीख है जब धामी कैबिनेट को हरी झंडी देनी है। इस प्रदेश को पूरी अपेक्षा और आशा है कि आप हरी झंडी देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और राजनीति के जानकारों की माने तो धामी सरकार के लिए संकट की घड़ी आ चुकी है, लेकिन सरकार को अगर अपनी छवि स्वच्छ रखनी है तो फिर कार्रवाई का फैसला लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही विपक्ष की भूमिका पर भी राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में विपक्ष की जो भूमिका है, खासकर विपक्ष में यहाँ एक ही दल है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बीएसपी के कुछ विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बार जितने मुद्दे थे, देखिए 7 साल उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को हो गए और समय ज्यादा हुआ है, इसलिए सवाल भी ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस के पास इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आए, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों के साथ खेल नहीं पाई। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मित्र विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि प्रवक्ता कांग्रेस के भले टीवी चैनलों में जो भी बात कर रहे हो, लेकिन विधायक जो विधानसभा में सवाल उठाने जिनकी जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से किस स्थिति में है वो सबको दिख रहा है। और एक ये मित्र विपक्ष का ठप्पा कांग्रेस खुद अपने पीछे लगवा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मामले में धामी सरकार के मंत्रिमंडल को 8 अक्टूबर तक अपना फैसला लेना है। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब सरकार को जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके एक सख्त संदेश दोबारा देने का काम किया जाए। धामी सरकार क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन दिनों मंत्री और सरकार दोनों की मुश्किलें बड़ी हुई नजर आ रही हैं। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो धामी साहब के सामने धर्म संकट है। उनके मंत्री हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। कांग्रेस की तरफ से शांति जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। भट्ट जी आपका भी स्वागत है। और नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आपका भी स्वागत है। कमलेश जी, मैंने शुरुआत में अपने उत्तराखंड के अनुभव के लिहाज से एक बात कही, पता नहीं कितना सही है कितना गलत, क्योंकि मेरा राजनीतिक जो थोड़ी बहुत याददाश्त है वो मुझे बताती है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विजिलेंस कह रही है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति कैबिनेट खुद दे। मुझे तो कोई याद नहीं। हां, इतना जरूर था कि तिवारी जी की सरकार में एक मंत्री पर आरोप लगे थे, महिला प्रकरण का मामला था और इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिया और इस्तीफा देना पड़ा मंत्री को। दिया ना? बिल्कुल सबको याद है, बोलिए तो मैं नाम ले लूं जैनी प्रकरण का। मंत्री ने इस्तीफा दिया, बात नैतिकता की थी। आपको क्या लगता है कि माननीय जो आपके सबसे होनहार मंत्री हैं गणेश जोशी का क्या होगा? पूरी सरकार की साख पे बट्टा लग गया। नहीं कमलेश जी? नहीं तिलक जी, देखिए साख पर बट्टा तो तब लगेगा जब वो प्रूफ होगा। दूसरी बात एक विशेष ये बात ना पॉइंट नोट किया जाए। कमलेश जी ने कहा जब प्रूफ होगा तभी तो बट्टा लगेगा, जब प्रूफ ही नहीं होगा तो बट्टा क्या लगेगा? जब कोर्ट कह रहा है कि विजिलेंस में आय से अधिक संपत्ति का मामला कैबिनेट मंजूरी दे, मैडम कह रही है पता ही नहीं लगेगा तो पता क्या होगा? मैं अपनी बात तो रखूं तिलक जी पहले। ओके कमलेश जी कंटिन्यू। पता ही नहीं लगेगा। किसी विशेष व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाया और विजिलेंस में मुकदमा करने का उसने दायरा किया और विजिलेंस से जो है सरकार से जो नोटिस मिला, ये कहा कि आप बताएं कि भाई मंत्री के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या हमें इजाजत दे कि उनके खिलाफ मुकदमा करें। तो जिस व्यक्ति ने तिलक जी
आरोप लगाया है, वो भी तो एविडेंस देंगे, वो भी तो प्रूफ देंगे और मैं सरकार कोर्ट क्या नहीं, कार्रवाई करेगी। कमलेश जी, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आप गलत कोर्ट कर रहे हैं। ना, मैं बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, मैं कोर्ट नहीं हूं ना, इंडिया वॉइस कोर्ट है ना, आप जज हैं और ना मैं मौकिल। ठीक, मैं कोई वकील भी नहीं हूं। मैं तो यह कह रहा हूं राजनीतिक लिहाज से, राजनीतिक सुचिता की बात, जीरो टॉलरेंस की नीति और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगते बीजेपी के नेता। आप विपक्ष के नेताओं को कहते हो कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। अनैतिकता कहां खूंटे पर लटका दिया आप लोगों ने? यही आपकी टॉलरेंस की नीति। आपने कहा कि कांग्रेस के समय पे मंत्री ने इस्तीफा दिया तो वो शोषण का मामला था, वो मामला बिल्कुल चलता था। मैडम, मैंने उदाहरण दिया आपको, ये तो उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा कलंक है। ये उत्तराखंड के लिए इससे बड़ा कलंक क्या होगा? इससे पहले कोई मामला आया ऐसे संपत्ति का मामला? 1 महीने पहले से कोर्ट कह रहा है कि एक्शन लो, आप कह रहे हो कि प्रूफ होगा तब देखेंगे। नैतिकता गई ना? नहीं कहा कि प्रूफ देंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी इसमें टाइम है और सरकार इसमें जरूर काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको क्या लगता है मंत्री का क्या होगा? अच्छा, जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार रहेगी तिलक जी। वो तो 4 या 5 दिन के बाद पता चल जाए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कमलेश जी, आप क्योंकि हैं ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता, है ना, आप वो एसी कमरे में बैठकर वो वाला हिसाब नहीं है आप लोगों का, मैं जानता हूं। जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक पूछते हैं वो जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उन मंत्री के बारे में क्या ख्याल है, पूछती पब्लिक आपसे? तिलक जी, पब्लिक तो जरूर पूछती है, सारी चीजों को पूछती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है और वो अगर एविडेंस होंगे और वो प्रूफ होंगे तो जाहिर सी बात है वो नैतिकता के आधार से जो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री खुद भी करेंगे इस चीज, मंत्री को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की सरकार अगर बोलना है तो जरूर नारे में अच्छा लगता है जीरो टॉलरेंस। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं मंत्री को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? मैंने कहा अगर उनके ऊपर उनको खुद भी लगेगा कि वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने गलती की है, तो वो देंगे जरूर कार्रवाई करेगी सरकार। लेकिन अभी एक विशेष व्यक्ति जो बार-बार आरोप लगाने का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी निकालने का काम कर रहा है। एक नारा था महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, एकदम से दे देंगे क्या तिलक जी? कमलेश जी, एक मैं उदाहरण दे देता हूँ ना, उस उदाहरण को, हिमालय पर्वत इतना उदाहरण है, आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं वरना पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ठीक, आपने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के, वो आप था ना महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आज ऐसा लग रहा है कि गणेश जोशी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, एक मिनट उदाहरण दे देता हूं कमलेश जी, आगे काम आएगा आपको, गलत का कोई टास्क नहीं देगा, आगे काम आएगा आपको, तो सामने आए, आगे काम आएगा आपके, काम आएगा आगे। मैं बताता हूं ना क्यों, इससे बड़ा उदाहरण नहीं है, बीजेपी के अंदर तो है ही नहीं और होगा भी नहीं। आपके सबसे बड़े नेता दो, एक आडवाणी जी और एक अटल जी, ठीक, जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया। आडवाणी जी पर गंभीर आरोप लगे हवाला के मामले में, ठीक, उन्होंने पद को त्यागा, कहा नैतिकता के आधार पर मेरा इस्तीफा, जब दोष मुक्त हो जाऊंगा तब यह पद ग्रहण करूंगा। आडवाणी बड़े या गणेश जोशी बड़े? काट दीजिए नैतिकता के तकाजे को, आप काट दीजिए, आप, मैं मान जाऊंगा आपको, बोलिए काट पाएंगे? आडवाणी जी बड़े या गणेश जोशी बड़े? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, ये दलील मत दीजिए, आरोप सिद्ध करना एक मेरा काम नहीं है मैडम, मैं नैतिकता की बात कर रहा था। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद जी, मैं तो हैरान हूं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड के लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सत्ता पक्ष और कहां पर खड़ा है और कैसे मंत्री के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे। एक मामला और है, कभी उत्तराखंड में मातवर सिंह कंडारी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तब उन पर एक तमका लगा तिवारी जी के शासनकाल में मित्र विपक्ष का, और वो तमका आज लगा है कि आप मित्र विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं इस मामले को लेकर। मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा हो रहा है, वो आपको पता होगा। नहीं भट्ट जी, मैं तो ये सोचता हूं कि आपका कोई नेता मंत्री होता तो अब तक तो 10 बार इस्तीफा ले लेते कमलेश जी। मैं बोलूं? बोलिए सर। देखिए, आपका ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारे सारे नेताओं ने सड़क से लेकर सदन तक, राज्यपाल महोदय तक, जेल भरो तक इस मामले में लगातार संघर्ष किया है। इस मामले में? और अब ये इस मामले में? इसी मामले में, इस मामले में
यही हाँ हल्द्वानी में जो प्रदर्शन हुआ इस मामले में हुआ था वो। यही शांति प्रसाद भट्टी, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। मैं कोई आधार होता तभी बोलता हूं, या तो आप अपनी बात पर रहिएगा, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, वरना आप राजनीति छोड़िएगा। बोलिए बोलिए, मैं इधर दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। बोलिए। अब ये तो आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं तो आप ये कह रहे हो ना कि आपके आरोप निराधार है। ये अगर मेरे आरोप निराधार है तो हरीश धामी को बोलिए कि मित्र विपक्ष ना बोले नेता प्रतिपक्ष को। मेरे आरोप निराधार है, आपके विधायक खुलेआम सबके सामने बोल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष है। नहीं, मित्र विपक्ष है कह रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष है। किस मुद्दे को लेकर कहा? अब तुम्हें भी ऐसे नहीं होगा। देखो, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं अपने नेताओं की बाइक भी दिखा दूंगा, विजुअल भी दिखा दूंगा, अगर आप कहेंगे सब सोशल मीडिया में पड़े गए हैं। सर, राज्यपाल के पास जाकर तस्वीर खिंचवाना, आप ये कह रहे हो हमने मुखरता से सवाल उठाया। बहुत प्लीज। पुलिस की वैन में भर भर कर हमारे नेता गए, ये तस्वीर नहीं है। हमारे नेताओं को घसीटा गया, पीटा गया सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर। शांति प्रसाद जी, उत्तराखंड देख रहा है, ऐसा मत बोलिए कि उत्तराखंड देखने के बाद जो है आपके बयानों को हमारे ईमानदारी रखिए अपने बयानों में। सार्वजनिक रूप से बयान दिया है, नेता प्रतिपक्ष ने सार्वजनिक रूप से कहा। अब कैसे आरोप लगा रहे हैं? जो नेता जिस पर 2007 से 2022 तक जिसने हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसी आधार पर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने ये शिकायत दर्ज की है। 7 दिन का समय मात्र इस सरकार के पास बचा है। प्रदेश की जनता बहुत ध्यान से देख रही है इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा। ये वही सरकार है डबल इंजन की, जो ऑपोजिशन के नेताओं पर छोटे छोटे मामलों पर ईडी और सीबीआई की रेड करवाती है। अब इनके नेता की गर्दन फंसी है। तो ये तो धामी जी के पास बहुत अच्छा मौका है अपनी सांस को बचाने का। करिए ना मंत्री को निलंबित, 4 पद खाली है, एक और खाली हो जाएगा, करिए निलंबित। जब आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जब कोर्ट से प्रूफ हो जाएगा तब लाइए दोबारा। जैसे मेरी बहन कमलेश जी कह रही थी, जब प्रूफ होगा तब दोबारा लाइए। पूर्व में ऐसे उदाहरण है, आदरणीय तिलक जी आप ही ने भी उदाहरण दिया है। हमारे एक मंत्री की इन्होंने बली ले ली, वो फिर चुनाव जीतकर वापस आए, और जब उनका केस क्लियर हो गया तब वो वापस आए। सेंटर में बहुत सारे उदाहरण है, ये राज्य का उदाहरण है, आरोप है। लेकिन आपने मेरे का काम किया। अगर आप आरोप लगा रहे हैं, बात कह रहे हैं, तो आपने सीतारमैया को भी तो इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं? कर्नाटक में दूसरी बात फड़के थी कि पत्नी आप पहुंच जाओगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट कमलेश, ऐसे नहीं। नीरज जी के पास रुक करेंगे। 1 मिनट। अभी आप अमेरिका पहुंचे, बोलो कर्नाटक में इस्तीफा दिया नहीं दिया उन्होंने। मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया, उसके बावजूद आप नीरज जी, मैंने भर्ती के बाद दिया कि कर्नाटक में सरकार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैडम 1 मिनट, सबका ऑडियो नीचे, अभी सिर्फ नीरज जी का ऑडियो। नीरज जी, मुझे मोतियाबिंद हो गया, कब कांग्रेसी नेताओं को घसीटा गया गणेश जोशी के मामले में, मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे यह भी नहीं पता चला कि गणेश जोशी को लेकर इन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया कि कहा कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वरना है। आपने देखा या मुझे ही मोतियाबिंद हुआ? नीरज जी देखा आपने कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा का पूरा हल्द्वानी कुमाऊं सब जाम कर दिया इन लोगों ने, और पूरा का पूरा देहरादून की सड़कें जाम हो गई। कहीं देखा सुना आपने? हुई। हमारा विधानमंडल राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देके आया। मुझे मालूम है फोटो खिंचवाई थी आपने भट्ट जी, मुझे मालूम है फोटो खिंचवाई थी आपने, मुझे मालूम है फोटो खिंचवाई थी भट्ट जी, फोटो खिंचवाई थी आपने, मुझे मालूम है, मैं कह तो रहा हूँ फोटो खिंचवाई है आपने। अरे नहीं तिलक जी, ऐसा भट्ट जी फोटो खिंचवाई है, मैं कह तो रहा हूँ, बात खत्म करो ना। हमने प्रदर्शन किया है, हमारे नेता पुलिस की बैनों में घर भर कर पुलिस ले गई है। मैं पूछ रहा हूँ नीरज जी से, मैं मान रहा हूँ मेरे को मोतियाबिंद हुआ है, मैं मान रहा हूँ। गणेश जोशी के मामले पर आप लोग सड़कों पर उतरे, पूरे उत्तराखंड ने देखा। आप रुक जाओ भट्ट जी प्लीज, ऐसे नहीं प्लीज। नीरज जी, तिलक जी देखें कि इसमें 2 विषय हैं। एक तो नैतिकता की बात आपने कही, और दूसरा कानूनी बात कही। पहले नैतिकता की बात करते हैं। आपने एक मंत्री का उदाहरण दिया,
उसको हमने भी बहुत करीब से देखा और आपने भी करीब से देखा। उस समय तो कमलेश रमन जी कांग्रेस का ही हिस्सा थी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कितना जोरदार तरीके से सदन के बाहर और सदन के अंदर इतना प्रेशर बनाया, उस मामले में इतना प्रेशर बनाया कि कांग्रेस ही प्रेशर में आ गए और उनका संबंधित मंत्री जी का इस्तीफा लेना पड़ा। और बाद में उसी केस में वो निर्दोष भी साबित हुए। और अभी हाल में दिल्ली की जो घटना है अरविंद केजरीवाल को लेकर, किस तरीके से वाजपेयी सड़कों पर निकल के नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगते रहे। नहीं, झारखंड में हेमंत सोरेन से ले लिया इस्तीफा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और विवेक के आधार पर केजरीवाल खुद इस्तीफा दे तो दे, लेकिन कानून में कहीं भी कोई इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा सके या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे। तो डबल स्टैंडर्ड है आपका। आप दिल्ली में जाके किसी एक आज मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोप लगते, खाली आरोप, ये कह रहे नहीं दोष नहीं सिद्ध हुआ, खाली आरोपों में हम इस्तीफा मांग रहे हैं। और यहां पर आरोप नहीं है, यहां कंप्लेनर ने, शिकायतकर्ता ने बाकायदा विजिलेंस में एविडेंस के साथ, शपथ पत्र के साथ उनके खिलाफ शिकायत की। और ये कोर्ट का ऑर्डर है सरकार के लिए, कंप्लेनर का नहीं है। नहीं, कोई फोटो दिखा रहे हो? कौन सी फोटो दिखा रहे हो? हाँ, ये राज्यपाल के पास गए होगे। ये देखिए देहरादून की सड़कों पे प्रदर्शन के फोटो है कांग्रेस के। नहीं, मैंने पूछा इसी मामले को लेकर किए थे ना। हाँ, लिखा है ईमानदारी, ना ईमानदारी से जवाब दो। इसी मामले को लेकर, ईमानदारी से, इसी मामले को, नीरज जी एक मिनट, नीरज जी रहेंगे। नीरज जी ये कह रहे गणेश जोशी के मामले को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे। मैं आ रहा हूं, उससे भी आ रहा हूं। कंप्लेनर, उसमें कंप्लेनर का रोल खत्म हो गया। अब तो कोर्ट ने सरकार को 8 अक्टूबर तक का टाइम दे रखा है कि आप कार्रवाई करते हैं या फिर हमें अनुमति दे कार्रवाई करने की। एविडेंस कोर्ट के पास रही होंगी, साक्ष्य रही होंगे, तभी कोर्ट इतना आगे बढ़ के गया। ये तो कानूनी पक्ष हो गया। अब रही बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया उसमें गणेश जोशी का मसला भी था और बिंदु भी थे। लेकिन ये इतना बड़ा मसला है, ये कह रही है कि पूरी सरकार पे बट्टा नहीं लगा। कैबिनेट मंत्री सरकार का अंग होता है, अगर उसमें कोई आरोप लगा तो मतलब पूरी सरकार पर कोई आरोप लग रहा है, ये मान लिया जाए। ये कानूनी बात है, नियम की बात है, नैतिकता की बात अलग है। कांग्रेस को जैसा रुख अपनाना चाहिए था इस बड़े मुद्दे पे, इतना बड़ा मुद्दा जो देहरादून से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है, कांग्रेस ने मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन दबी जवान से कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का वैसे नहीं, कांग्रेस संगठन उठा रही है, कांग्रेस के विधायक मंत्री उठा रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष जो टॉप लीडरशिप है वो तो कहीं आई नहीं। एक कोई धरना दिखा दे, एक कोई इस तरीके से ओपन प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में हमारे नेताओं को घसीटा गया, वो मुद्दा कुछ और था, वो जानते हैं, लेकिन मेरे को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं देखो तस्वीर देखो, और कसम से देखो राज्यपाल के पास हमने फोटो खिंचवाई। भट्ट जी बोलते हुए भी आप लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे हद होती है इस बात की। अरे नहीं तिलक जी, ये फोटो है, ये गांधी चौक जो कांग्रेस। नीरज जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, फिर कमलेश जी आ रहा हूं। कमलेश जी तो शुक्र कह रहे ऐसे होते हैं विपक्ष के नेता। ये तो शुक्र करिए कि आप लोग हो विपक्ष में बैठे हुए, तो चल रहा आपने उस दिन तिलक जी गई थी, और उत्तराखंड की राजनीति को देखते हुए मैं भी ये कह सकता हूं कि अगर यही किस्सा कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी अब तक उस मंत्री का इस्तीफा ले लेती। नहीं तो इन्होंने कार्रवाई ना, मैं तो मानता हूं इस बात पे, बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि आपदा के मामले पर विजय बोगड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बीजेपी वहां मजबूत थी। हाँ, बिल्कुल बीजेपी मजबूत थी, तभी तो इस्तीफा देना पड़ा। इनके मंत्री अगर भ्रष्टाचार के नहीं तो शोषण के ही आरोप लगे, तब भी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तब भी विपक्ष में बीजेपी थी। बिल्कुल भट्ट जी, ये होती है संगठन की ताकत। तिलक जी, लोकतंत्र में लोकलाज की बात होती है। इतने यौन शोषण के आरोप इनके नेताओं पर लगे, लगातार हमारा भट्ट जी क्यों मुंह खुलवा रहे हो? भट्ट जी क्यों मुंह खुलवा रहे हो? के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। भट्ट जी क्यों मुंह खुलवा रहे हो? लोकलाज की बात कर रहे हो, 2002 का मामला नहीं बता रहा, 2016 में ऐसे लोकलाज का मामला सरोजनी नगर थाने में भी दर्ज हुआ था। अब छोड़ दो उस बात को, बहुत मामले हैं तिलक जी, मत भूलो, छोड़ दो भट्ट जी। इसलिए कह रहा हूं कि ये खेल उनके साथ खेला करो जो उत्तराखंड को समझते ना हो। नहीं, मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं बोल रहा हूं, नैतिकता के आधार पर आप सुन लो मेरी बात। अगर ये बात कह रहे हो तो मेरे कमलेश जी के पास जा रहा हूं, सुन लो, एक मिनट सुन लो ना आप, प्लीज सुन लो। अगर नैतिकता के आधार पर ये वाली बात होती
तो जिनके ऊपर एनएच घोटाले के आरोप लगे थे उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। अब मत बुलवाइएगा, आगे मत बुलवाइएगा, फिर मैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाऊंगा, मालूम है आपको। अब मत बुलवाइएगा, अब बहुत बड़ी बात बोल गया मैं, आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं ना। अब इससे आगे मत बुलवाइएगा कमलेश जी। लेकिन मैं गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति की बात कर रहा हूँ। एनएच घोटाले के आरोप किस पे लगे थे, किस पे लगे थे भट्टी, किस पे लगे थे? नाम लीजिए ना, नाम लीजिए ना, किस मंत्री पे लगे थे एनएच घोटाले के आरोप? नाम क्यों नहीं ले रहे हो भट्टी, अब नाम लेने में हरक सूख रहा है आपका। नाम लीजिए, किस पे लगे थे एनएच घोटाले के आरोप? किस पे लगे थे? जो अधिकारी फंसे हैं वो अधिकारी फंसे थे, मंत्री कौन था? मंत्री कौन था भट्टी, नाम लेने में दिक्कत क्या है? नाम लो ना आप। बस हो गया ना सर, इसलिए बोलता हूँ ये खेल उनके साथ खेलिए जो उत्तराखंड को नहीं समझते, मेरे साथ मत खेलिए भट्टी ये कमलेश जी। सर आपके विधायक कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरे ऊपर मत भटके भट्टी, कोई फायदा नहीं है। हाँ कमलेश जी, सर जैसे नीरज जी ने कहा तमाम बिंदु लेकर गए, उसमें एक बिंदु कोने में डाल दिया आपने, गणेश जोशी का भी है, और फिर कह रहे हो कि देखो हमने फोटो खिंचवा के देखो राज्यपाल के पास शिकायत करें। भट्ट जी ऐसा भी नहीं होता, पब्लिक को, उत्तराखंड की पब्लिक को इतना बेवकूफ मत समझिए, ठीक भट्ट जी। कमलेश जी बाकी सब ठीक है, ये नैतिकता के आधार पर आपने तो बताया नैतिकता खूंटे पे टंगी है, कोई नैतिकता कुछ नहीं है ये। अब आपको क्या लगता है क्या होगा मंत्री जी के मामले पर? अब इतने होनहार मंत्री है, 2007 के एफिडेविट में कुछ और, 2022 के एफिडेविट में कुछ और, ये तो सबके सामने आ जाएगा कि हकीकत क्या है। और नैरेटिव पर मामला होता है, नैरेटिव पे चुनाव होता है ना। जब मंत्री जी विधायक बने, विधायक बनने के बाद मंत्री बने, और फिर संपत्ति अगर इतनी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ी, तो जनता को जानने का हक है कि नहीं कमलेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बढ़ी होगी, क्या लगता है आपको? देखिए तिलक जी, जब जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो जनता को पूरा अधिकार होता है अपने मंत्री और विधायक के बारे में सब कुछ जानने का। और रही बात ये शिकायतकर्ता की, जिसने शिकायत करी है और विजिलेंस से जो लेटर आया है, जो वहां से नहीं मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा, कैसे बढ़ी होगी क्या लगता है आपका अनुभव, क्या कहता है कैसे बढ़ी होगी? आए जो व्यक्ति गलत होगा वो कोई भी हो, देखिए सरकार जब बार बार कह रही है अगर उनके ऊपर आरोप की होगी तो जाहिर सी बात है छोड़ दीजिए ना उस बात को, सरकार को तय करने दीजिए। आपको क्या लगता है आय कैसे बढ़ी होगी? हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है तिलक जी। कमलेश जी आय कैसे बढ़ी होगी इतनी? जवाब दिया जाएगा विजिलेंस को, जवाब दिया जाएगा हाई कोर्ट को, तमाम वो ऐसी चीजें होंगी। कमलेश जी उनका आरोप आय बढ़ती कैसे है, इतनी आय बढ़ती कैसे है एकाएक? वो कुछ फॉर्मूला तो बताइए हम लोगों को भी। अब देखिए ये तो तब पता चलेगा ना जिस समय सारी चीजें खुल के सामने आएगी कि आय बढ़ती नहीं, कोई तो फॉर्मूला होगा ना कि 2007 में उदाहरण के तौर पे आपकी, उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ आय थी और 2024 में 120 करोड़ हो गई, तो फिर ये पैमाना क्या है वो जानना चाह रहा हूं मैं, कैसे होता है? देखिए तिलक जी, जब कोई मंत्री होता है या विधायक है वो अपनी उसकी खुद का भी अपना कुछ कारोबार, कुछ काम, कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, तो ये कारोबार का फल फूलता जैसे मंत्री विधायक बन जाता लगा है, अगर उस आरोप में जरा सी भी सत्यता होगी। नहीं मैं तो गणेश जोशी की बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप कह रहे हो नैतिकता तो गई, नैतिकता खत्म हो गई, मामला खत्म हो गया। मैं पूछ रहा हूँ ये आय कैसे बढ़ा देते हैं? उनके एविडेंसों के ऊपर सरकार मंथन कर रही है, देख रही है। नीरज जी फाइनल कमेंट आपका। जो अगर लगेगा उसमें तो जाहिर सी बात है कि जो गलत होगा वो जाएगा। नहीं ठीक है कमलेश जी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप पार्टी की प्रवक्ता है, आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। खैर नीरज जी जो गलत करेगा, फाइनल कमेंट आपका। जो गलत करेगा सरकार की जितनी छिछलेदारी होनी थी हो गई और लगातार हो रही है। अब इसमें गेंद तो सरकार के पाले में है, मंत्री के पाले में है, या मंत्री इस पर कुछ करते हैं या फिर अब सरकार के पास 7 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम है, 1 वीक का टाइम है। देखते हैं 8 अक्टूबर तक सरकार क्या करती है, नहीं तो उसके बाद फिर कोर्ट है। आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो उसको कोई निर्णय लेने वाली नहीं, अनुमति देने वाली नहीं है कोर्ट के लिए, मुकदमे के लिए, मुकदमे के लिए तो अनुमति देने वाली नहीं है। ठीक, अगली बार भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन करेंगे तो नीरज जी आप इत्तला कर दीजिएगा प्लीज, ताकि उत्तराखंड भी देख ले, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी, भट्ट जी आपका भी और नीरज जी आपका भी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर होगा क्या? दूध का दूध पानी का पानी, या आरोप निराधार है या वाकई कुछ दाल में काला है, एक बड़ा सवाल है।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।